10th पॉइंट इज हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। हिंदुस्तान का संविधान कैसे बना। लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको बेसिक बता देता हूँ क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई, दे आर द फ्रेमर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने संविधान बनाया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये डायरेक्ट इलेक्शन होके नहीं आई थी कि ये पब्लिक ने डायरेक्ट इलेक्शन करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन काउंसिल थी, प्रोविंशियल में स्टेट की जो काउंसिल थी, वहाँ से उन लोगों ने सिंगल वोट के थ्रू चुना था इनको और इनको भेजा था। इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो बेसिकली जनरल कास्ट, मुस्लिम और सिख को लिया गया था, जिससे सबका रिप्रेजेंटेशन हो सके। और ये जो प्रोविंशियल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी पहले। तो अभी आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। Formally, the constitution was made by the Constituent Assembly, which has been elected for undivided India, जो इलेक्ट हुई थी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। It held its first sitting on 9 दिसंबर 1946। पहली जो मीटिंग हुई इनकी 9 दिसंबर 1946 को हुई, एंड रीअसेंबल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। और दोबारा जब मीटिंग हुई, उस समय तक पार्टीशन हो चुका था इंडिया का, तो 14 अगस्त 1947 को दोबारा इनकी मीटिंग हुई। Its member were chosen by indirect elections by the member of the provincial legislative assembly। जो इनका सिलेक्शन था वो, मैंने जैसे बताया आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन बाय द पीपल नहीं हुआ था। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इनको सेलेक्ट करके भेजा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। दैट हैड बीन एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इनका सिलेक्शन हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ 1935 हुआ था। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet। जो इस Constituent Assembly में जो प्रतिनिधि गए थे, जो वो ऑन द लाइन ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट में जो लाइंस पास हुए थे कि इन चीज़ों पे आपको सेलेक्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव को, उन पॉइंट्स के ऊपर सेलेक्ट होके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। नोन एज द कैबिनेट मिशन, इसको कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता था। किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, जो ब्रिटिश कैबिनेट का प्लान था, वो प्लान क्या था? ईच प्रोविंसेस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। जितने भी प्रोविंसेस थी, जितने भी स्टेट थी, और प्रिंसली स्टेट जिसमें राजशाही थी, सीटों का अलॉटमेंट किया गया कितनी पार्लियामेंट में कितनी सीटें उनके उस प्रिंसली स्टेट से या प्रोविंशियल स्टेट से आएगी। और वो उनका चुनाव किस बेस पे था? उनका चुनाव वहाँ की पॉपुलेशन के बेस पे था, जो रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख पे था, कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट को हम मानेंगे एमपी की। एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्स वर टू elect 292 मेंबर। इसके हिसाब से जो ब्रिटिश रूल के अंडर जितने भी प्रोविंसेस थी, वहाँ से 292 मेंबर्स आ रहे थे। वाइल द प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड या मिनिमम 93 सीट, और जो प्रिंसली स्टेट थी उससे 93 सीट्स आ रही थी। The seat in each provinces were distributed among the three main communities, Muslim, Sikhs and General। जो सीट्स है वो डिवाइड की गई थी इस हिसाब से कि वो सबको कैटर कर सके, जिसमें मुस्लिम, सिख और जनरल थे, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जिस हिसाब से जिस प्रोविंसेस में जिनकी पॉपुलेशन थी, उस हिसाब से उनको चुना गया था। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट असेंबली के अंदर जो जितने भी वहाँ के मेंबर्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे थे। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन, और वो वोटिंग के थ्रू चुने गए थे। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। और जो प्रिंसली स्टेट से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो कंसल्टेशन के थ्रू आए थे। किसके कंसल्टेशन से? राजशाही कंसल्टेशन के थ्रू आए थे। The previous section discussed the three factors that make a constitution effective and respective। जितना भी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो इतना इफेक्टिव, प्रभावशाली और रेस्पेक्टेबल क्यों है, ये हमने पिछले सेक्शन में सब पढ़ा है। क्योंकि हमने जितने भी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन सबको हमने चुन के भेजा था। हमने नहीं चुन के भेजा था, इनडायरेक्टली चुन के आए थे प्रोविंशियल स्टेट से। हमने प्रोविंशियल स्टेट के मेंबर्स को चुना था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था। और उनमें जो पॉइंट्स दिए गए थे ब्रिटिश असेंबली के थ्रू, कि ये पॉइंट्स दिए गए थे कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा ना हो कोई ग्रुप छूट जाए। हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट। तो
तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या वो खरा उतरा है अपनी चीज़ों पे, ये हम पढ़ेंगे आगे। सो 11 पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिन्होंने संविधान बनाया, उस असेंबली जो फ्रेमर थे, उसमें क्या कॉम्बिनेशन था, कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, कैसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव आए, इसके बारे में बात करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम, पार्टीशन के परिणाम स्वरूप अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, पार्टीशन के परिणाम स्वरूप जो प्लान बनाया तो 3 जून 1947 को, दोज मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी विच फेल अंडर द पाकिस्तान, तो जो टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर चली गई और उस टेरिटरी से इलेक्टेड थे, उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसका लॉजिक नहीं था, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे थे। तो जो टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर चली गई, तो जितने मेंबर्स थे उस एरिया के, उनको हटा दिया गया। अब वहाँ पे सिर्फ इंडियन टेरिटरी के ही इलेक्टेड लोग थे। which fell under the Pakistan ceased to be the member of the Constitutional Assembly. The number of member in assembly was reduced to 299. अब टोटल मेंबर जो असेंबली में रह गए 299 रह गए। आप देखिए जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उससे 292 आ रहे थे मेंबर्स, और जो प्रिंसली स्टेट थे उससे 93 आ रहे थे। अब टोटल मिला के सिर्फ 292 रह गए, 299 रह गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। 284 मेंबर वर एक्चुअली प्रेजेंट, 284 मेंबर्स उस समय प्रेजेंट थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने साइन किया। कितने लोगों ने? 284 ने। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस, हॉरेंडस माने डरावना, और बैकड्रॉप का मतलब है पृष्ठभूमि। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उस डरावनी पृष्ठभूमि में बना, पार्टीशन की डरावनी की जो पार्टीशन के समय वायलेंस हुआ उस पृष्ठभूमि में बनाया गया। दैट द पार्टीशन वॉज अनलीस्ड ऑन द सबकॉन्टिनेंट। अनलीस्ट का मतलब फैलाया, जो वायलेंस हर जगह फैला गया था उस डरावनी पृष्ठभूमि पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि टू द फोर्टिट्यूड माने धैर्य, पर हम उनके धैर्य को, जो फ्रेमर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनके धैर्य को हम श्रद्धांजलि देते हैं। दैट दे वर नॉट ओनली एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर, कि उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा किया, बट ऑल्सो लर्न द राइट लेसन फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस that accompanied the partition, और पार्टीशन की वजह से जो ना सोचा हुआ जो वायलेंस हुआ, जो मारकाट मची, उससे भी उन्होंने लेसन लिया। उस लेसन की वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, नागरिकता देने का कॉन्सेप्ट था, वो चेंज कर दिया। बिल्कुल ये अलग हो गया कि हमें किसी भी धर्म और पंथ के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं देनी है, और ना किसी कम्युनिटी को देख के नागरिकता देनी है। The constitution was committed to a new concept of citizenship, where not only would minorities be secure, जिसमें minorities को भी secure हुआ, but religious identity would have no bearing on citizenship rights। तो उनकी धर्म की कोई भी धर्म हो, उससे कोई लेना देना नहीं है citizenship right का। तो जो भी नागरिक है देश में, वो कोई भी धर्म अपनाए, उससे कोई लेना देना नहीं है कि उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी या कुछ अलग होगा। But this account of composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touch upon only the surface of how a Constitution was made। जो हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, ये तो ऊपरी तौर से हम बता रहे हैं कि इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि इतने सब कुछ बैकलैश के बाद हमने जो सीखा वो सीखा, उससे हम सिटीजनशिप राइट दिया कि हम किसी भी धर्म और पंथ के आधार पर हम किसी को नागरिकता नहीं देंगे। ये तो सिर्फ सरफेस के तौर पर, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो और बहुत कुछ चीज़ें सीखी और डाली गई है इसके संविधान के अंदर। Although the member of the assembly were not elected by the universal suffrage, जैसे बताया था मैंने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए, यूनिवर्सल सफरेज से नहीं आए। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने चुन के अपने लीडर्स को चुन के भेजा था। हाँ, देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक असेंबली एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, पर उन्होंने सीरियस अटेम्प्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो असेंबली के अंदर संविधान को खड़ा किया जा सके। मेंबर ऑफ ऑल द रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब अबव। हर रिलीजन के मेंबर को मौका दिया गया अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय अपने आप को अपने बारे में बता सके, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सके, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको निर्धारित किया जा सके।
इन एडिशन द असेंबली हैज़ 28 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। इसके अलावा 28 मेंबर शेड्यूल्ड कास्ट से असेंबली में लिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिए गए थे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी 82% ऑफ द सीट इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जो टोटल सीट के 82% सीट पे कांग्रेस पार्टी थी। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज टू अकोमोडेट माने समायोजित करना। द कांग्रेस itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shade of opinion within it। बट उस समय कांग्रेस, अगर उस समय के कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस उस समय इतनी डाइवर्स पार्टी थी, हर धर्म हर पंथ के लोग थे कि सबकी अपनी ओपिनियन थी। ये नहीं था कि हम सब कांग्रेस से है तो एक ही ओपिनियन रहेगी, सब कुछ कर देंगे, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी। तो इतना डाइवर्स ग्रुप था, तो आपको सजेशन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए बहुत कुछ मिला सिर्फ एक पार्टी से। सो 12th पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और डेलिब्रेशन का मतलब होता है विवेचना करना, डिस्कस करना। तो डिस्कशन का, विवेचना का सिद्धांत क्या थे? द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। जो अथॉरिटी का मतलब प्राधिकार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्राधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि वो ब्रॉडली सिलेक्ट थे, हर एक पंथ और मजहब के लोगों का रिप्रेजेंटेशन में था, हर एक प्रोविंस से सिलेक्ट होकर आए थे, इस वजह से नहीं था। बट इस वजह से था कि इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर दैट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन। कि जो प्रोसीजर, जो तरीके अपनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसकी वजह से, और जो भी डिस्कशन होता था किसी भी पॉइंट को लेके संविधान बनाते वक्त, उन वैल्यूज़ के ऊपर, लाइक आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को समझ में आया या मेरे हिसाब से वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको उसकी विवेचना करूँगा, नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए गलत है क्योंकि मैं नेशनली सोच रहा हूँ, नेशनली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यूज़ में दिखाई देती है कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ या अपने पंथ के बारे में सोच रहा हूँ। उनको कोई इंटरेस्ट, मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं कि पर्सनल इंटरेस्ट या मेरे पंथ के लिए कोई इंटरेस्ट होगा। हाँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी डेलिब्रेट कर रहा हूँ, जो भी विवेचना कर रहा हूँ, वो इस बेस पे कर रहा हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट में वो क्या जाएगी। तो वैल्यूज़ आ रही थी उसके बीच में। तो जो वैल्यूज़ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो अथॉरिटी संविधान को देता है। इट इज डिजायरेबल दैट डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव। ये जरूरी है कि हर सोसाइटी के लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टिसिपेशन करना है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। ईच मेंबर डेलिब्रेट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन द माइंड। जो वो विवेचना कर रहे हो किसी भी पॉइंट को लेके, वो इस चीज़ पे विवेचना करे, वो नेशनल इंटरेस्ट को लेके विवेचना करे, ये नहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या अपने पंथ के इंटरेस्ट को लेके विवेचना करे। देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर। कई बार ऐसा होता है कि डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी पॉइंट पे, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट पे लेके, किसी भी प्रावधान को लेके बिटवीन द मेंबर्स। बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस टू मेंबर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। पर कुछ डिसएग्रीमेंट तो सब इसलिए थे कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को लेके, अपने पंथ के इंटरेस्ट को लेके उन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखाया था। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल। लेजिटिमेट माने में होता है वैध, और प्रिंसिपल का मैंने आपको बताया सैद्धांतिक। सैद्धांतिक तौर पे आप अलग, आपका सोच अलग अलग हो सकती है, दैट वुड नॉट बी एन इशू। हर एक आदमी की सोच अलग है, हर एक पंथ की सोच अलग है, तो आपकी सोच अलग हो, सैद्धांतिक मुद्दों पे आपकी सोच अलग हो सकती है। एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, और डिफरेंसेस कई तरह के हो सकते हैं। शुड इंडिया अडॉप्टेड अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट इंडिया में कैसी बने, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बने या डिसेंट्रलाइज बने, मतलब डिसेंट्रलाइज स्टेट को भी अधिकार दिया जाए। वट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए। वट शुड बी द पावर ऑफ द जुडिशरी को क्या पावर, के पास क्या पावर होनी चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्टी है अभी लोग बियर कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसके लिए राइट्स बनाने चाहिए कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उनके पास रहे या गवर्नमेंट उनको ले ले। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। जितने भी इशू थे इनको सोफिस्टिकेशन में, कृतज्ञता से, विनम्रता पूर्वक इन पे डिस्कशन हुआ, इन पे डिबेट हुई, इनकी विवेचना की गई। सिर्फ एक प्रोविज़न ऐसा था जिसपे कोई विवेचना नहीं कही, प्रावधान एक ऐसा था जिसपे कोई विवेचना नहीं हुई, वो था यूनिवर्सल सफरेज, मतलब वोट देने का अधिकार।
Only one provision of the constitution was passed without virtually any debate, the introduction of the universal suffrage, कि हमें वोट देने का अधिकार किसको देना है। उसमें मतलब ये था कि मीनिंग दैट ऑल सिटीजन रीचेज द सर्टेन एज वुड एंटाइटल्ड टू बी द वोटर इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम, कि एक सर्टेन एज के बाद कोई भी नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, किसी और कोई भी इनकम ग्रुप का हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सबको वोटिंग राइट मिलेंगे एक सर्टेन एज के बाद। So while the member felt no need at all the discussion at all to discuss the issue of who should have the right to vote, तो इसमें कोई डिस्कशन का इशू नहीं था कि किसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। Every other matter was seriously discussed and debated, इसके अलावा सारे मैटर्स के ऊपर सीरियसली डिबेट हुए, डिस्कस हुए। Nothing can be better testament, टेस्टामेंट का मतलब होता है नियम, nothing can be better testament to the democratic committee of this assembly, इससे अच्छा और कोई नियम नहीं हो सकता है कि आपने डेलिब्रेशन के लिए, विवेचना के लिए भी आपने नियम बनाए हुए थे, सैद्धांतिक नियम बनाए हुए थे, उसी सैद्धांतिक नियम के ऊपर डिस्कशन और विवेचना हो रही थी। The constitution drew its authority from the fact that member of the constituent assembly engage in what one might call public reason, हर एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो विवेचना कर रहा था वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा था, वो नेशनल इंटरेस्ट पे विवेचना कर रहा था। सबसे खूबसूरत बात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ये थी, हर एक आदमी जो भी पॉइंट्स रखता था या उस डिसएग्री होता था या उस पर विवेचना करता था, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए करता था। द मेंबर ऑफ द असेंबली प्लेज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन अ डिस्कशन एंड रीजन आर्ग्यूमेंट, और कोई भी मेंबर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट देता था वो उसको बताना पड़ता था कि मैं इससे डिसएग्री क्यों हूँ और इसमें क्या चेंजेस मैं चाह रहा हूँ, वो किस वजह से चाह रहा है। They did not simply advance their own interest, but gave principal reason to other member for their position, तो वो अपनी पोजीशन को क्लियर करता था। और जब वो अपनी पोजीशन क्लियर करेगा तो ये तो बोलेगा नहीं कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट में या अपने पंथ के पर्सनल इंटरेस्ट में कर रहा हूँ। वो जब भी अपने कोई विवेचना करता था वो ये बोलता था कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए और ये वजह है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। The every act of the giving reason to other makes you move away from the simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give the reason to other to make them go along with your viewpoint. तो किसी भी डिस्कशन पे अगर आपका मतभेद है, जब मतभेद की आप विवेचना करोगे तो आप नैरो इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। नैरो इंटरेस्ट में मतलब मेरे अपने सुविधा पे या मेरे पंथ की सुविधा पे नहीं करोगे। कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेगा नहीं ना। अगर आप उसको लगेगा कि ये जो पॉइंट्स बता रहा है ये इसके इंटरेस्ट के लिए, इसको पावरफुल बनाएगा, ये इसकी सोसाइटी को बनाएगा, इससे पंथ को पावरफुल बनाएगा, तो क्या आपका व्यू पॉइंट लिया नहीं जाएगा। तो जब भी आप अपना व्यू पॉइंट दोगे तो अपनी पोजीशन को आप क्लियर करके रखोगे कि मैं इस पे जो विवेचना कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट में ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूमिनस डिबेट, बड़ी डिबेट, वॉल्यूमिनस बड़ा डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर ईच क्लॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट, जिसमें हर एक क्लॉजेज पे बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई और हर एक क्लॉजेज को बार बार चेक किया गया, उस पर डिबेट की गई। इट इज़ ट्रिब्यूट टू द पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के लिए एक श्रद्धांजलि है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है। These debates deserve to be memorized as one of the most significant chapter in the history of the constitutional making. इस डिबेट को मेमोराइज किया जाएगा, याद किया जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, की हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया गया। ये हिस्टोरिकल व्यू था, हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हुई थी जिसमें हिस्टोरिकल डिस्कशन हुए। इक्वली इन इंपॉर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, जितना इंपॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन है उतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना और उसके साथ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हमारे संविधान को बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 13, प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है प्रक्रिया। द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज्ड इन द मुंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। एम्फेसाइज माने जोर देना और मुंडेन का मतलब है सांसारिक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाते वक्त पॉलिटिकल वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज़ को सबसे टॉप पे रखा, सो डैट कि जो हमारा संविधान बने वो पब्लिक इंटरेस्ट में बने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ 8 मेजर कमिटीज़। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 8 अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को पे काम कर रही थी। जो उनके चेयरपर्सन कौन कौन थे? उनके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल,
Dr. B.R. Ambedkar. These were not a men who agreed with each other on many things. ये वो लोग नहीं थे जो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के से प्रभावित थे या एक दूसरे की सारे विचारों को पसंद करते थे. ऐसा कुछ नहीं था कि जो 8 मेंबर रखे गए वो एक दूसरे को के विचारों से प्रभावित है तो उसे रखे गए. अंबेडकर हैड अ बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी. जो अंबेडकर थे वो बहुत बड़े समीक्षक थे कांग्रेस के और गांधी जी के. वो हाँ, एक्यूजिंग दैम ऑफ नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट. वो हमेशा उन पे आरोप, एक्यूज माने आरोप लगाना, वो उन पे हमेशा उनको आरोपित करते थे कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने शेड्यूल्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उठाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया. पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज. पटेल और नेहरू जी की बनती नहीं थी, वो काफ़ी सारे इश्यूज पे एक दूसरे से डिसएग्री रहते थे. फिर भी नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, फिर भी सब लोगों ने साथ काम किया. ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक कमेटी को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजन दिए गए थे, विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली. वो प्रोविजन बनने के बाद उन प्रोविजंस को असेंबली के सामने रखा जाता था और उसमें डिबेट होती थी. यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच कंसेंसस विद द बिलीव दैट प्रोविजन एग्रीड टू बाय ऑल. उन डिबेट्स में सबकी कॉन्सेंसस, सबके को एक मत पे लाने की कोशिश की जाती थी कि एक मत पे आने के बाद उस प्रोविजन को फाइनल कर दिया जाए. would not be detrimental at any particular interest. जो भी कंसेंसस थी वो पब्लिक इंटरेस्ट में थी, नेशनल इंटरेस्ट में थी, पर ऐसा नहीं था डेटरमेंटल का मतलब हानिकारक, कि किसी के इंटरेस्ट को हानि पहुंचाए. सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट. कुछ प्रोविजंस के लिए वोटिंग की गई. जब कुछ प्रावधानों पे एक दूसरे का मत नहीं मिला तो उस पर वोटिंग की गई. बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वर रेस्पॉन्ड टू विद अ ग्रेट केयर. पर किसी भी इंस्टेंस में, किसी भी समय पे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन उठता था, कोई भी डिसएग्रीमेंट होता था, उसको बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से और बहुत ही विवेचना के साथ उसको लिखा जाता था. द असेंबली मेट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months. 2 साल 11 महीने में ये असेंबली कितनी बार इकट्ठी हुई? 166 दिन. 2 साल 11 महीने में ये असेंबली 166 बार मिली. इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक. और इसके सेशंस पब्लिक के लिए और प्रेस के लिए हमेशा ओपन रहते थे. 14 पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. इनहेरिटेंस का मतलब विरासत और नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन. बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली डेट प्रोड्यूस. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ बुक. ये खाली किताब नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रस्तुत कर दी, एक किताब लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर दी. एन असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. एक असेंबली जो इतनी डाइवर्स है जितनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, could not have functioned if there has no background consensus on the main principle of the constitution should enshrine. अगर उनके इतनी डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने के बावजूद अगर उनके पास प्रिंसिपल्स नहीं थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन से लिए गए, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना सकते थे. These principles were forced during the long struggle of the freedom. ये प्रिंसिपल हमें कहाँ से मिले? जो हमने इतना लंबी लड़ाइयाँ लड़ी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, वो प्रिंसिपल वहाँ से उस चीज़ पे आधारभूत है. In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited from the national movement. जो Constituent Assembly है, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हमने अपने राष्ट्रवादी आंदोलन से हमने इनहेरिट किए, हमने विरासत में जो हमें मिले हैं, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, अपने संविधान में डाले हैं. फॉर डिकेड्स प्रिसीडिंग द प्रोमुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कई दशकों तक, प्रिसीडिंग माने पिछले के, प्रोमुलेशन माने प्रचार करना, कई दशकों तक संविधान के लिए प्रचार किया गया. नेशनल राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और काफ़ी सारे डिबेट हुए जिसमें क्वेश्चन रखा गया, जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए. दैट द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेप कैसी होनी चाहिए? सेंट्रलाइज होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए, या लोकतांत्रिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड. संविधान क्या अपहोल्ड करेगा, क्या वैल्यूज के साथ संविधान खड़ा होगा? द इनइक्वालिटीज इट शुड ओवरकम. जो हमारे बीच में इनइक्वालिटीज फैली हुई है, डिफरेंसेस फैले, वो ख़त्म कैसे हो गए? आंसर फोर्स इन दोज डिबेट वर गिवन देयर फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन सब डिबेट्स पे का जो आंसर मिला फाइनली वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा.
Perhaps the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defined the aim of the assembly. शायद हम इसको समराइज कर सके उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को जो हमें राष्ट्रवादी आंदोलन से प्राप्त हुए, वो इसमें कि हमारा इस असेंबली का रेजोल्यूशन क्या है या पर्पस क्या है असेंबली का. इसको मूव किया नेहरू जी ने 1946 में. दिस रेजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड में समझाया, इस रेजोल्यूशन में समझाया गया द एस्पायरेशन एंड द वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की एस्पायरेशन मैंने आकांक्षा की हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हमारी आकांक्षाएं क्या है और हमारी वैल्यूज़ क्या है. व्हाट द प्रीवियस सेक्शन टर्म्स एज सब्सटेंटिव प्रोविजन. सब्सटेंटिव प्रोविजन का मतलब है मूल प्रावधान. पिछले सेक्शन में पढ़ा है कि सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का में मूल प्रावधान क्या क्या है. of the constitution is inspired by and summed up by the value incorporated in the objective of resolution. ये हमने sum up करके अपने संविधान में डाला है. क्या है? Based on this resolution, our constitution gave institutional expression of these fundamental commitment. इन रेजोल्यूशन के बेस पे हमने कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट किया है, कुछ बेसिक कमिटमेंट किए हैं जो जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने वो फंडामेंटल कमिटमेंट दिए हुए हैं. और इसी कमिटमेंट की वजह से सारा संसार हमारे को, इस देश को किस वजह से जानता है, किस वैल्यूज़ में जानता है, वो बताया गया है. बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव द इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट. तो ये कमिटमेंट क्या है? इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी, आज़ादी, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सोवर्निटी, संप्रभुता एंड दिस इज आवर कॉस्मोपोलिटन आइडेंटिटी. ये हमारी सांसारिक आइडेंटिटी है, पहचान है. ये सारे वैल्यूज हमारी सांसारिक पहचान है. दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली द मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर. तो हमारा जो संविधान है वो सिर्फ रूल बुक और रूल और प्रोसीजर बुक नहीं है, बट आ मोरल कमिटमेंट. एक कमिटमेंट करते हैं, मोरल मतलब नैतिक कमिटमेंट देते हैं, टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द मैनी प्रोमिसेस, कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएगी संविधान के द्वारा जो सारे कमिटमेंट और प्रोमिसेस को पूरा कर सके, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्रवादी मूवमेंट से हमें मिले हैं, जो सिद्धांत हमें मिले हैं, वो सिद्धांत पे हम पूरा उतर सके. सो सम पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य और रेजोल्यूशन माने संकल्प. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने फॉरवर्ड किया था, जो नेशनल मूवमेंट से, राष्ट्रवादी आंदोलन से हमने लिए हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या है जिन पे डिबेट्स हुई है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार. इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक. इंडिया एक आज़ाद संप्रभु रिपब्लिक कंट्री है. इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी. यूनियन में संघीय. हिंदुस्तान अब एक संघीय अर्स्टवाइल भूतपूर्व ब्रिटिश इंडियन जो कंट्री था उसके साथ, और जो प्रिंसली स्टेट थी जो जिस पे राजशाही थी, उन सबको मिला के एक संघीय देश बना है. और जो भी स्टेट हमारे साथ आना चाहता है उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया. तो क्या है? इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट एज आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन. Territories forming the union shall be autonomous unit and exercise all power and function of the government and administration. जो टेरिटरी जो हमारी यूनियन में आई है वो ऑटोनोमस रहेगी, स्वायत्त अधिकार उन पे रहेगा, वो अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उन्हीं के पास रहेगी. एक्सेप्ट दोज असाइंड टू द वेस्टेड ऑफ द यूनियन. सिर्फ उनको छोड़ के जो यूनियन में निहित है, जो संघीय कानून में निहित है, उनको छोड़ के और सारी पावर स्टेट्स के पास रहेगी. All power and authority of sovereign and independent India and its constituents shall flow from the people. जितनी भी अथॉरिटी है sovereign मुल्क की और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मुल्क की जो भी है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया में के साथ निहित है. All people of India shall be guaranteed and secured. जितने the citizen of the India, जो नागरिक है, हिंदुस्तान की जो भी नागरिक है, उनको गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस रहेगा एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ. और लॉ के सामने सब कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर होगा.
एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, और सबको मौलिक अधिकार मिले हैं स्पीच के, एक्सप्रेशन के, बिलीव्स के, फेथ के, वर्शिप के, वोकेशन माने पेशा, आप कोई भी पेशा कर सकते हैं, आप किसी को भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्पीच दे सकता है, वो बेशर्ते कि वो कानून में निहित हो, कि आप कोई देश द्रोह की कोई स्पीच नहीं दे रहे हो। एंड एक्शन सब्जेक्ट टू द लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड। जो भी माइनॉरिटीज़ है ट्राइबल एरियाज में हैं, और जो डिप्रेस क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है, उनको सेफ गार्ड करने के लिए अलग से कुछ प्रावधान दिए हैं। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। जो आज़ादी है और जो मुल्क की संप्रभुता है वो लैंड पे, ज़मीन पे, ज़मीनी तौर पे, पानी पे और आकाश में, तीनों में रहेगी। वो जैसे जो कानून इंटरनेशनल कानून बने हैं उसमें निहित रहेगी। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। हिंदुस्तान वैश्विक शांति के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा, एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, और मैनकाइंड के कल्याणकारी योजनाओं के लिए अग्रसर रहेगा। सो लास्ट पॉइंट 15 पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, संस्थागत व्यवस्था। अच्छा, अभी एक बच्चा मेरे पास आता है, 1-2 दिन पहले की बात है, एक बच्चा आता है मेरे से, बोलता है कि सर ये जो बुक पढ़ने का कार्यक्रम है ना, बड़ा बोरिंग हो जाता है, मैं क्या करूँ, कुछ तरीका बताइए। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू अपना पैतृक बिजनेस संभाल ले, अपने पिताजी की दुकान पर जाके बैठ जा, क्योंकि जब तक तू बुक नहीं पढ़ेगा तेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तू सोच रहा है कि मैं तेरे को नोट्स दे दूँ बना के और तू पढ़ ले और तू यूपीएससी या पीसीएस निकाल ले, नहीं होने वाला। नोट्स क्या होता है, पर्सनली होते हैं, वो पर्सनली काम के लिए आते हैं, वो तेरे काम नहीं आने वाले। जब तू अपने इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं बढ़ाएगा, समझ नहीं बढ़ाएगा, तो काम कैसे होगा। तो बेटर ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, अगर बुक नहीं पढ़ता तो पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि तू मेहनत करेगा और मेहनत का रिजल्ट नहीं आएगा तो गाली मेरे को देगा। तो बेटर ये है कि तू अपनी पिताजी की दुकान कर ले, है ना। चलो आओ आगे पढ़ते हैं। द थर्ड फैक्टर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस का मतलब प्रभावशीलता। द थर्ड फैक्टर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। जो थर्ड फैक्टर है जो प्रभावशील बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, वो है कि बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपकी जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच में एक बैलेंस रखना, किसी को ज़्यादा पावर नहीं देना, किसी को कम पावर नहीं देना, और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो बेसिक प्रिंसिपल है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर, उसमें यह है गवर्नमेंट जो है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए और कमिटेड होनी चाहिए कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इन्वॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ पे कि जो भी इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, उसके बीच में सामंजस्य, समानता कैसे प्रदान करें, कोऑर्डिनेशन कैसे प्रदान करें, ठीक है, like the executive, legislature and judiciary. This led to the adoption of the parliamentary form of the federal arrangement, which would distribute the governmental power between the legislature and executive on the one hand and between the states and the center government on the other hand. इस वजह से उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना, जिसमें वो पावर को फ्रेगमेंट करके अपने तीनों इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर दे सके, और तीनों के अंदर बैलेंस एंड चेक लगा सके। और फेडरल सिस्टम को चुना। सेंटर क्या अथॉरिटी सेंट्रल के पास है और कितनी अथॉरिटी आपकी स्टेट्स के पास है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, फेडरल सिस्टम यही है। वाइल इवॉल्विंग होना, इजाद करना। वाइल इवॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस गवर्नमेंटल अरेंजमेंट, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्री। जब बैलेंस अप्रोच को वो ढूंढ रहे थे कि क्या बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए फेडरल सिस्टम के अंदर, मतलब राज्य और सेंटर के बीच में, और बैलेंस चेक बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी, तो उन्होंने दूसरे कंट्री से के जो भी एक्सपीरियंसेस थे और जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उनको लेने के लिए कोई भी हेजिटेट नहीं हुआ। Thus, the framer of the constitution were not averse to borrow from the constitutional tradition. Averse का मतलब है प्रतिकूल। तो जो भी फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्होंने
किसी के कुछ अच्छे एक्सपीरियंस को लेने के लिए कोई भी प्रतिकूल नहीं था, कोई भी अपोज नहीं कर रहा था कि नहीं हम स्वयं का बनाएंगे। अरे कुछ चीज़ किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी है तो आप उसको अडेप्ट कर लीजिए, पर उसको अडेप्ट करने से पहले आपको ये देखना, उनको वो ये देखते थे कि वो हिंदुस्तान की परिस्थिति के हिसाब से वो अनुकूल है या नहीं है। इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, इंडीड इट इज़ अ टेस्टामेंट टू देयर वाइड लर्निंग। ये वो जो उनकी पहचान थी, उनकी लर्निंग की पहचान थी कि जो उनको पता था किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अच्छा है क्या लेना है। उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तभी वो बता पाए कि हमें किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेना है। सो दे बोरो अ नंबर ऑफ प्रोविजन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। तो उन्होंने बहुत सारे प्रावधान अलग अलग कंट्री से लिए हैं। बट बोरोइंग दिस आइडिया वॉज नॉट अ स्लैविश इमिटेशन। स्लैविश इमिटेशन का मतलब होता है गुलामी की नकल, कि किसी से कुछ अच्छा लेने का मतलब ये गुलामी की नकल नहीं हुई। ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पायरेशंस। जो भी प्रावधान दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिए गए, उनको टेस्ट किया गया कि वो इंडियन परिस्थितियों के अंदर और हिंदुस्तान की आकांक्षाओं के अंदर खरे उतर रहे या नहीं उतरे, क्या वो प्रावधान हिंदुस्तान के लिए सही है या नहीं है। उसके बाद ही उनको उपयोग में लाया गया। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली डेट इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरोकियल में संकीर्ण। हिंदुस्तान इस चीज़ में बहुत लकी रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो पैरोकियल अप्रोच के नहीं थे, वो संकीर्ण सोच के नहीं थे। इन इट्स अपनी सोच में संकीर्ण सोच के नहीं थे। कुड टेक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड मेक इट्स देयर ओन। कि जो भी बेस्ट अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर उसको ले लिया जाए। ये संकीर्ण सोच नहीं हम जो बनाएंगे खुद बनाएंगे, किसी का हम कॉपी नहीं करेंगे। तो जो भी वर्ल्ड के अंदर बेस्ट अवेलेबल उसको ले लिया जाए, उसको अपना बना लिया जाए। सो ये पूरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पे था। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया है, लाइन बाय लाइन आपको समझाई है। तो बेटर ये है कि ये वीडियो आप इसको रिपीट करके देखिएगा। एक बार दो बार देखने में आपको जितना चैप्टर है वो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड आप समझ लेंगे। और जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताया है, कृपया करके उसके लिए एक नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक के अंदर आप वो वर्ड और मीनिंग रख लीजिए। याद करने की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है उन वर्ड मीनिंग्स को। वो ऑटोमेटिकली आपके बैक ऑफ द माइंड चला जाएगा और वो याद हो जाएगा। ठीक है, ये रहे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्रोविजंस अडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजंस हमने लिए हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये है कि हम अपने जो भी हमारा फेवरेट कैंडिडेट है, हम उसको वोट करते हैं और वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट देता है वो जीत जाता है। इसी को हम FPTP बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटिश से लिया है कि जो भी गवर्नमेंट है, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने चूज़ किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जैसे ब्रिटेन में क्वीन होती है, ऐसे हमारा प्रेसिडेंट होता है। उनके पास फॉर्मल पावर्स होती है और जितनी भी पावर है वो पार्लियामेंट के साथ है। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ ये है कि जो भी रूल है वो लॉ का चलेगा। ये नहीं किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का चलेगा या रिलीजन का चलेगा, नहीं। जो लॉ है वो सर्वोपरि है, सब और सबके लिए लॉ बराबर है। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर का मतलब ये है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, is the presiding officer of the Lok Sabha. So after the election, the first meeting of the जो लोकसभा होती है, जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा, उसके अंदर हम लोकसभा का स्पीकर को चुनते हैं और he has the topmost power in the लोकसभा। लास्ट लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि कोई भी लॉ कैसे बनेगा, किसी भी लॉ में कोई भी चेंजेस आने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, यूनाइटेड स्टेट के US के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया है, चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमने US से के कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। एंड पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। US से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बना रही है वो उसका रिव्यू कर सकती है। और जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसको पावर दी गई है जिस पावर के अंतर्गत वो काम करता है।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है उसका एक अलग ही चैप्टर है, इसकी डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हुआ है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारी सोसाइटी में कैसे रहते हैं, हम इक्वलिटी के साथ रहते हैं और फ्रीडम के साथ रहते हैं, ये सब हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, एक बार समझ लेते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है कि द पावर इज डिवाइडेड इन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, और सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर है, इसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। एंड द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, रेजिडुअल पावर क्या है, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि पार्लियामेंट किसी के ऊपर भी बिल ला सकती है और उसके ऊपर लॉ बना सकती है। इसी को हम आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर बोलते हैं, और रेजिडुअल पावर का हम आगे चैप्टर्स में हम डिटेल पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको डिटेलिंग कर दूंगा। थैंक्स फॉर नाउ। स्टूडेंट, लेट्स कम टू द समरी। तो 10th पॉइंट है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इस पॉइंट के अंदर ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। उस असेंबली का जो सिलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब ये है कि दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, सिटीजन के थ्रू सिलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि जो स्टेट प्रोविंसेस के अंदर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुन के भेजा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी, जो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था। और जो सेकंड मीटिंग हुआ था वो आफ्टर द पार्टीशन हुआ था, दैट इज ऑन द 14 अगस्त 1947। तो सेकंड मीटिंग हुई थी, उसके बाद 14 अगस्त 1947 की हुई थी। उसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग हुई। तो रेशो था पॉपुलेशन वर्सेस सीट का, वो ये था कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट को फाइनलाइज किया गया था एज पर द पॉपुलेशन रूल। तो ये माना गया था। और सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस हिसाब से था कि उसमें हर एक तरह की कम्युनिटीज़ को भी लिया गया था, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और जनरल कास्ट भी थे। 11th पॉइंट है जो हमने पढ़ा था वो था कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था। तो अंडर द प्लान ऑफ द 3 जून 1947 आफ्टर द पार्टीशन, जितने भी सीट्स जो पाकिस्तान के अंदर चली गई थी तो उसको हमने हटा दिया गया। वो 9 पॉइंट की उसको हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखें, क्योंकि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे दैट इज़ फॉर द इंडिया। तो जितनी भी सीट्स इंडिया के अंदर थी उतना ही हमने रखा कि जो पहले सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो था 292 मेंबर्स जो आ रहे थे, वो आ रहे थे आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे। बट आफ्टर द पार्टीशन टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हो गई थी वो 299 रह गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया दैट इज ऑन द 26 जनवरी 1949। 284 members were actually signed the constitution, that document on 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स कर दिया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था वो दैट इज़ नॉट ऑन द बेस ऑफ एनी रिलीजियस और एनी माइनॉरिटी और फॉर एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो भी सिटीजन है हैविंग द सेम वैल्यू, किसी को कोई ऊपर नीचे कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर था वो इस पे आधारित था। 12th पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी प्रोविजंस बनते थे उस पर डिस्कशन होता था। तो डिस्कशन जो होता था वो इस बेस पे होता था कि जो भी प्रोविजंस बन रहे हैं वो नेशनली जनता के लिए कितना प्रभावशाली है या प्रभावशाली नहीं है, इस बेस पे डिस्कशन होता था। इस बेस पे डिस्कशन नहीं होता था कि कोई भी प्रोविज़न किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। जितने भी प्रोविज़न बने वो इस बेस पे बन रहे थे कि वो नेशनली जनता के लिए कितने प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे। जो एक प्रोविज़न है जिसपे कोई भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ वो था यूनिवर्सल सफरेज, मीन्स आपका मताधिकार। मताधिकार पे जो प्रोविज़न रखा गया वो सर्टेन एज पे सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू वोट। 13 पॉइंट है प्रोसीजर। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटीज़ बनी थी डिफरेंट प्रोविजंस के लिए। वो कमेटी को जो चेयर कर रहे थे, जो हेड कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन कमेटी ने जितने भी प्रोविजंस बनाए वो प्रोविजंस को बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टेबल किया गया, उन प्रोविजंस पर डिस्कशन हुआ और उन प्रोविजंस पे डिस्कशन करके उनको फाइनल किया गया।
ये जो कमेटी थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये 2 साल 11 महीने के अंदर 166 बार मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, संविधान तैयार किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये 2 साल 11 महीने में 166 बार इनकी मीटिंग हुई और 166 बार मीटिंग करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। 14 पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जितने भी हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन थे, जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट थे, वो जितने भी प्रिंसिपल्स पे लड़े गए थे, उन प्रिंसिपल्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडहेर किया, उसको अपनाया। उनके बेस पे प्रोविजंस बनाए गए या उन प्रोविजंस के अंदर इन प्रिंसिपल्स को रखा गया, जिससे कि समाज का उत्थान हो सके, समाज आगे बढ़ सके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट में वही बताया गया था कि जो इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट था वो वर्टिकल पावर शिफ्ट नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल पावर शिफ्ट था कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें फ्रेगमेंटेड पावर दी गई थी। किसी को ज़्यादा पावर या कम पावर नहीं दी गई थी और हर एक पावर के साथ चेक एंड बैलेंस दिया गया था। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसकी पावर का चेक एंड बैलेंस कर सके। एक ये था। सेकंड ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि क्या हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाएंगे या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये डिसाइड किया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एक इंस्टीट्यूशन के पास, प्रेसिडेंट भी एक इंस्टीट्यूशन हो गया, तो एक इंस्टीट्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो दे हैव डिसाइडेड कि वी विल गो विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड हुई। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन थे उसमें हॉरिजॉन्टल पावर डिसाइड हुई, फ्रेगमेंटेड पावर डिसाइड हुई कि फ्रेगमेंटेड पावर होगी, उन पावर के साथ चेक एंड बैलेंस दिए गए। उसके अलावा हम फेडरल सिस्टम के साथ गए। फेडरल सिस्टम मतलब सेंट्रल एंड स्टेट सिस्टम के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोविजंस बनाए गए कि सेंटर के पास क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, कितनी पावर्स रहेगी और स्टेट कितनी पावर के साथ काम करेगा, उसकी ऑटोनोमस सेंटिटी कितनी होगी, उस पर क्या क्या अधिकार होंगे, वो सब डिसाइड किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो ये पार्ट था कि जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने जो भी डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके जो भी अच्छे प्रोविजंस है उनको अपनाया। उन्होंने हेजिटेट नहीं किया अपनाने में कि भैया हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस खुद बनाएंगे, सब कुछ खुद लिखेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किए थे दूसरे कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो भी अच्छे प्रोविजंस थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपनाए गए। लेकिन सिर्फ अपनाए नहीं गए, पहले उनको हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि वो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में सही उतरते या नहीं उतरते। जब उनको फाइनलाइज कर लिया गया कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में वो सही काम करेंगे, तभी उनको अपनाया गया और इसके लिए किसी ने भी कोई हेजिटेट नहीं किया। सबसे खूबसूरत बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे उनकी ये थी। थैंक्स फॉर नाउ। सो स्टूडेंट, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon and please share the video as much as you can. Thanks for now.